हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा थर्ड ब्लॉग है जो कि इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग होने वाला है, जिसमें हम आपको H4 वीज़ा के बारे में बताएंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी क्योंकि हमारी शादी को 20 दिन ही हुए थे और मेरा पासपोर्ट था वो स्टैम्प होकर के आ गया था। तो हम आपको आगे इस ब्लॉग में टिप्स और ट्रिक्स भी देंगे। विद दिस ये जो ब्लॉग है हमारा प्योरली पर्सनल एक्सपीरियंस बेस होगा। तो चलो चलते हैं। H4 एक नॉन इमिग्रेंट डिपेंडेंट बेस्ड वीजा है। इसका मतलब ये है कि आप एक प्राइमरी एप्लीकेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे आपका वीजा एप्लीकेशन, और आपको उसी समय तक के लिए वीजा मिलेगा जब तक के लिए प्राइमरी एप्लीकेंट का वीजा वैलिड है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस के केस में ये प्राइमरी एप्लीकेंट यूजुअली H1B वीजा में रहते हैं। H4 वीजा के लिए स्पाउस यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ और बच्चे जो कि 21 साल से कम उम्र के हैं एंड जो डिपेंडेंट हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूएसए में H4 वीज़ा पे है तो आप पार्ट टाइम या फुल टाइम पढ़ाई भी कर सकते हैं। कॉलेज का जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है एडमिशन का वो फॉलो करना होता है। आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होता है जो कि GRE, IELTS और टॉफिल होता है। विद दिस LOR और SOP सबमिट करना होता है कॉलेज को। H4 वीज़ा का एक एडवांटेज ये भी है कि आप इन स्टेट ट्यूशन फीस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें से कुछ बेसिक रूल है जो कि एक है जिसमें आपको एक स्टेट में 1 साल के लिए रहना होगा। और इससे भी ये भी बेनिफिट होता है कि आपकी जो फीस होती है वो 2 से 3 गुना कम हो जाती है एज कम्पेयर टू आउट स्टेट फीस। इसका जो डिसएडवांटेज है वो आपको राहुल बताएगा। H4 वीजा का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप RA, TA, CPT एंड OPT के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। OPT एंड CPT वर्क ऑथराइजेशन होता है फॉर स्टूडेंट्स ऑन F1 वीजा, और ये बेनिफिट स्टूडेंट ऑन H4 वीजा को नहीं मिलती है। इसके लिए एक दो वर्क अराउंड है। एक है जैसे कि आप लास्ट सेमेस्टर होने से पहले आप स्विच कर लें फ्रॉम H4 टू F1, बट आपको अपने कॉलेज के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से बात करना चाहिए इसके बारे, अगर आपको ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है तो। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि F1 वीजा में अगर आप स्विच करते हैं तो आपको हमेशा आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, जो कि 2 से 3 गुना ज्यादा होगा, जैसे जानवी ने बताया। तो राहुल एक चीज बताओ, अगर हम H4 वीजा पे पढ़ाई कर सकते तो हम काम नहीं कर सकते क्या? तो आप H4 वीजा में डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको H4 वीजा में काम करना है तो। इस डॉक्यूमेंट का नाम है H4 EAD। EAD का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, जो आप USCIS से अप्लाई करते हैं, जो US इमिग्रेशन सर्विस होती है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, और आपको वो एक वर्क ऑथराइजेशन कार्ड भेजते हैं। इसकी प्रोसेसिंग टाइम वेरी करती है आप किस सेंटर में अप्लाई किए हैं। आई थिंक US में टोटल 3 से 4 सेंटर है। सो इट वेरीज फ्रॉम लाइक 2 से 10 महीने के बीच में आपका EAD आ सकता है अप्लाई करने के बाद। एक टिप ये है कि अगर H4 EAD के लिए अप्लाई करना है तो मोस्ट लाइकली आपके जो प्राइमरी एप्लीकेंट है H1B, उनकी इमिग्रेशन कंपनी होगी, उनके कंपनी की इमिग्रेशन लॉयर होंगे, इमिग्रेशन कंपनी होगी, वो आपको हेल्प करते हैं यूजुअली H4 EAD अप्लाई करने में। तो एक बार आप उनसे पूछ सकते हैं, और कुछ इसका $410 फीस होता है अप्लाई करने का, ये भी बच सकता है अगर आप उनके थ्रू जा रहे हो तो। सो H4 वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले हम एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन भरते हैं जिसको DS-160 कहते हैं। DS-160 की रिक्वायरमेंट में हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, डेट, एक्सपायरी डेट, एड्रेस। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट शो करना होता है और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट भी अपने शो करने पड़ते हैं, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होता है। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो इनका सेशन जो है वो बहुत जल्दी टाइम आउट हो जाता है। तो एक टिप यहाँ पे है, जैसे जैसे आप भरते चले जाएं तो पेज के लास्ट में उसको सेव करते चले जाएं, वरना अगर सेशन आउट हुआ और आप लॉग आउट हो गए तो वो पूरा ही डेटा इरेज आउट हो जाता है। उसके बाद जब आप पूरा एंड तक पहुंचते हैं, जब आप सिक्योरिटी बैकग्राउंड तक करने के बाद अपना चेकआउट करने के बाद रिव्यू फॉर्म में आते हैं, तो प्लीज अपनी एक डिटेल्स को अच्छे से चेक करें, पासपोर्ट से क्रॉस चेक करें, या फिर जो भी एक्सपीरियंस हो या उनसे एक बार क्रॉस चेक करा लें, और उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक आपको कंफर्मेशन पेज मिलता है जिसको आप इधर प्रिंट कर सकते हैं या अपनी ईमेल पे भेज सकते हैं। वो कंफर्मेशन पेज इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि उसमें आपको आपका DS का एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, जो कि आगे वीजा में जरूरत होती है। हाँ, सो और एक टिप है ये DS-160 भरने के लिए कि जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो आप वो भी सेव करके रख ले एज सुन एज आपको वो नंबर मिलता है, क्योंकि अगर वो भुला गया तो आप अपना एप्लीकेशन रिट्रीव नहीं कर पाएंगे दोबारा से। तो एप्लीकेशन नंबर सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो मिस किया है कि प्राइमरी एप्लीकेंट का भी इंफॉर्मेशन भरना पड़ता है इसमें, जैसे उनका
अगर वो H1B में है तो H1B का एक पिटिशन नंबर होता है, तो वो पिटिशन नंबर फिल करना होता है। एंड यूएस में आप कहाँ रहेंगे ये सब एड्रेस वगैरह भी भरना पड़ता है। तो इसमें प्राइमरी एप्लीकेंट का भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है। अगर आपको डिटेल में जानना है DS-160 को कैसे भरना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका एक वॉक थ्रू करके आपको बताएंगे। स्टेप 2, तो अब हम H4 वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आगे अपना एप्लीकेशन भरेंगे, जो कि CGI पोर्टल में होता है। आपको अपनी प्रोफाइल उस पर बिल्ड करनी होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। विद दिस हम DS-160 का कंफर्मेशन नंबर जो हमें मिलता है हम वो फिल करते हैं। कंफर्मेशन नंबर मतलब जो एप्लीकेशन नंबर है हम वो फिल करते हैं वहाँ पे। फिर हम उसको फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट जब स्टेप होता है तो वो लैंग्वेज, प्रिफर्ड लैंग्वेज पूछता है, जो कि वो उनका नॉर्मली एक ही लैंग्वेज रहती है, वो है इंग्लिश। पर आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे ट्रांसलेटर के लिए बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अपनी डिटेल्स भरते समय प्लीज़ पासपोर्ट अपने साथ रखें और क्रॉस चेक करते रहे अपनी सारी डिटेल। जैसे आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं फिर फीस पेमेंट का आता है। H4 वीज़ा का फीस जो है $190 है। इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज रेट पे ये डिपेंड कर सकता है। इसमें अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उससे फीस सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको एक रिसीव नंबर रिसीव होगी जो आपको एप्लीकेशन में फिल करनी होगी। उसको फिल करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद राहुल बताएगा आपको। सो वीजा फीस पे करने के बाद जैसा जानवी ने बताया, रिसिप्ट नंबर पॉपुलेट हो जाता है CGI पोर्टल में। उसको सबमिट करने के बाद आप वीजा अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स देख सकते हैं डिफरेंट लोकेशन में, जहाँ जहाँ पे इंडिया में US एम्बेसी है उस जगह हर जगह के वीजा स्लॉट्स देख सकते हैं। फॉर H4 वीजा आपको 2 स्लॉट्स लेने होंगे। फर्स्ट OFC जो कि बेसिकली बायोमेट्रिक के लिए होता है, जो आपका फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ लेते हैं वहां पे, एंड देन एक्चुअल वीजा स्लॉट। तो आपको 2 डिफरेंट स्लॉट लेने होंगे। वीजा अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर आएगा जिसमें OFC एंड इंटरव्यू का डेट एंड लोकेशन लिखा रहेगा, आपका पर्सनल डिटेल्स लिखा रहेगा जैसे कि नाम, पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा, एंड उसमें DS-160 कंफर्मेशन नंबर भी लिखा रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको इंटरव्यू एंड OFC के दिन लेके जाना है। और एक चीज ध्यान रखने की बात है कि OFC एंड वीजा इंटरव्यू का दोनों का लोकेशन डिफरेंट होता है। तो OFC यूजुअली वैक में होता है एंड वीजा इंटरव्यू US एम्बेसी में होता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि आप दोनों दिन अलग अलग जगह पे जाएं। एक नोट वीजा लोकेशन के बारे, CGI पोर्टल में इनिशियली आपको वीजा का लोकेशन सेलेक्ट करने बोलेंगे। सपोज आप न्यू दिल्ली इनिशियली सेलेक्ट करते हैं एंड फीस भरने के बाद आप डिफरेंट वीजा लोकेशंस पे देख सकते हैं कि स्लॉट्स ओपन है कि नहीं। तो आप वीजा इंटरव्यू और OFC शेड्यूल करते समय आप कोई भी वीजा का लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये कंपलसरी नहीं है कि न्यू दिल्ली ही सेलेक्ट करना है जो आपने इनिशियली भरा है। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है वीजा इंटरव्यू एंड OFC के लिए। एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको द वीजा एप्लीकेशन कंफर्मेशन लेटर में भी मिलता है। अगर आप वो सब भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं दैट इज एनफ। बट नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हम लोग ये रिकमेंड करेंगे कि आप सब सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दोनों OFC एंड वीजा इंटरव्यू दोनों दिन लेके जाएं। एक्चुअली में OFC के दिन सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं, बट स्टिल आप कैरी करें अपने साथ, अच्छा होगा। सो बेसिकली OFC के दिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका पासपोर्ट, अभी वाला करंट पासपोर्ट एंड पुराना एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी, आपका DS-160 कंफर्मेशन पेज। आपको पूरा एप्लीकेशन ले जाने की जरूरत नहीं है, बस कंफर्मेशन पेज से काम हो जाएगा। एंड आपका अपॉइंटमेंट लेटर, वीजा अपॉइंटमेंट लेटर जो आपके ईमेल में आया होगा वो प्रिंट करके लेके जाना है आपको। ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। और इसके अलावा आपको प्राइमरी एप्लीकेंट का पासपोर्ट का फोटोकॉपी लेके जाना है जिसमें वीजा पेज इंपॉर्टेंट है उनका, अगर उनका ऑलरेडी वीजा लग गया है, अगर आप दोनों साथ में नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो। एंड देन प्राइमरी एप्लीकेंट का I-797 जो कि H1B पिटिशन डॉक्यूमेंट होता है वो लेके जाना है। उसका कॉपी आप लेके जाएंगे क्योंकि ओरिजिनल आपके प्राइमरी एप्लीकेंट के पास होगा। तो ये OFC के दिन आप पक्का से कैरी करें। बट इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो इंटरव्यू के दिन लेके जाना होता है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, फोटो एल्बम्स जो हमने कैरी किया था। एंड हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में फुल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे जो लेके जाना रिकमेंडेड है। आप उसको वॉक थ्रू कर लीजिए और वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। नेक्स्ट जानवी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेगी एंड वो बताएगी कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी की थी। तो जब आप OFC जाएं तो उसमें तो पहले तो आप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। अगर आपके साथ कोई है तो आप अपना मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, चाहे वो वॉच हो या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड स्टफ है, वो अपने पार्टनर को पकड़ा के जा सकते हैं। जैसे ही आप वैक में इंटर करेंगे आपको अपनी एम्बेसी की लाइन में खड़ा होना होगा।
वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आके आपका एप्लीकेशन से पासपोर्ट क्रॉस चेक करते हैं और फिर आप इंटर करोगे। आप तब भी वहाँ पे वेटिंग लाइन में खड़े रहेंगे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। फिर वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होता है, आप फिर उसको क्रॉस करके जाएंगे, फिर वो आपको टोकन नंबर देंगे। टोकन नंबर लेके आके आपको वेट करना होगा, फिर वो टोकन नंबर अनाउंस करते हैं। तो मेरा टोकन नंबर 18 था। फिर उन्होंने अनाउंस किया तो मैं गई, सेंटर में बैठी। फिर वो आपका पासपोर्ट आपसे लेकर के सारे डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई करते हैं। आपके पार्टनर का I-797 और उसका वीज़ा फ़ोटो कॉपी मांग करके उससे भी क्रॉस चेक करते हैं। उसके बाद वो आपकी 10 उंगलियों का बायोमेट्रिक्स लेते हैं और फिर फ़ोटो क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आपको आपके पीछे बार कोड अटैच करके दे देते हैं आपके पासपोर्ट पे, सो दैट आप नेक्स्ट डे जब जाएं तो वो उसको स्कैन कर सकें। फिर ये मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट का काम होता है। इसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। एंड OFC एंड इवन वीज़ा इंटरव्यू के लिए ये टिप रहेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या बैग वगैरह नहीं कैरी करें, या अगर आप कैरी भी कर रहे हैं तो आप मेक श्योर अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उनको बाहर दे दें। या फिर हर वीज़ा इंटरव्यूअर एंड एम्बेसी सेंटर के पास एक लॉकर होता है, आप वहाँ पे रख सकते हैं। वो आपको मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, आप वहाँ पे अपना सामान छोड़ सकते हैं। सो मंडे को मेरा इंटरव्यू था, तो हम लोगों ने उससे पहले काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि वो लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही जेनरिक और सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी किए थे कि हमारी शादी कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये कौन सी कंपनी में काम करता है, इसकी कितनी सैलरी और इसने कहाँ पढ़ाई की है। और मैं बहुत ही नर्वस थी क्योंकि एकदम से मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं नर्वसनेस में हड़बड़ा जाती हूँ कि क्या करना है, पैनिक करने लगती हूँ। तो मैं जैसे US एम्बेसी पहुंची, मेरा सिक्योरिटी चेक इन हुआ, पर जो मैं बैग कैरी कर रही थी, जैसे कि राहुल ने इनिशियली बोला था कि अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबमिट कर सकते हैं, पर मेरा जो ईयरफोन्स थे वो बैग के बहुत ही इंटरनल पॉकेट में रखे हुए थे। जब वो बैग मेरा एक्सरे से गया तो उसमें वो फिर से स्कैन आउट हो गया और मुझे लाइन से हट के बाहर जाना पड़ गया और उसको सबमिट करना पड़ा। पर वहाँ गार्ड भैया थे वो बहुत अच्छे थे, वो मुझे लेकर के गए, लॉकर रूम तक सबमिट कराया और वापस मुझे लाइन में एंट्री दे दी। और उसको सब सबमिट करने के बाद फिर आपको वेट करना होता है, वहाँ पे भी आपको टोकन नंबर मिलता है, फिर वो आपको बुलाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल एकदम मेरे हाथ पैर एकदम पसीने से हो गए थे और एकदम से डर गई थी, पता नहीं क्या पूछेंगे। पर तब भी जो दीदी थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं। उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा, कंफर्मेशन पेज लिया, राहुल का I-797 मांगा, उसकी वीज़ा पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी मांगी, और क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये पूछा कि इज़ योर हस्बैंड इज़ हियर। तो मैंने तो रोते बोल दिया नहीं वो तो आज वापस चला गया। एंड दैट ऑल वॉज दैट कि उसने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं पूछा। शी जस्ट सेड योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, और उसने मेरा पासपोर्ट वहीं सबमिट कर लिया था और फिर मैं बाहर आ गई थी। जैसा आपने सुना कि जानवी का एक्सपीरियंस बहुत ही सिंपल था। उससे बस एक ही क्वेश्चन पूछा वीज़ा इंटरव्यूअर ने, एंड उसको पासपोर्ट उसको बोल दिया कि अप्रूव हो गया है। बट सबका एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं रहता है। वो लोग ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि आप US में जाके क्या करने वाले हैं। तो आपको ये कभी नहीं बोलना है कि आप वहाँ पे जाके जॉब करने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि आप घर का देखभाल करने जा रहे हैं और अपने स्पाउस के साथ रहने जा रहे हैं। तो ये सब का थोड़ा ध्यान रखें। हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डाल देंगे जो हम लोग प्रिपेयर करके गए थे, आप उसको गो थ्रू कर ले। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग ट्राई करेंगे उसको क्लैरिफाई करने का। वीज़ा इंटरव्यू के लिए एक टिप है कि आप लोकेशन पे 30 मिनट्स पहले पहुंच जाए फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप प्लान कर रहे हो 30, 35, 40 मिनट्स पहले पहुंचने का। पहले पहुंचने से भी वो आपको एंट्री दे देते हैं बहुत बार, तो मेक श्योर आप पहले पहुंच जाएं। होपफुली आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्मूथ होगा। 99% लोग का स्मूथ रहता है, क्योंकि वो बंदा उधर बैठा ही है आपको वीज़ा देने के लिए। उसके पास ऑलरेडी सब इंफॉर्मेशन है, वो जस्ट आपसे वेरीफाई करना चाहता है कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। तो आप कॉन्फिडेंट होके जाएं, सच बोलें उधर में, और वो वेरीफाई करके आपको पक्का वीज़ा पक्का दे देगा। तो वीज़ा मिलने के बाद वो पासपोर्ट रख लेते हैं। तो उसको कलेक्ट करने के लिए आइदर आप वीज़ा US एम्बेसी जा सकते हैं, या फिर एक होता है प्रीमियम डिलीवरी सर्विस होता है। उसमें आप अपना ये CGI पोर्टल में ही आप अपना एड्रेस भरते हैं जहां आपको पासपोर्ट डिलीवरी चाहिए, और जब पासपोर्ट आता है तो आप उसको 650 रुपये देते हैं पासपोर्ट लेने से पहले, तो वो आपको पासपोर्ट दे देता है।
और जैसा दूसरा मैंने बोला पहले कि आप सेंटर में जाके ही पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं और आपको यूजुअली एसएमएस नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वहां पे इंटरव्यू के टाइम में ही आपसे पूछते हैं कि आप एसएमएस के लिए ऑप्ट इन करना चाहते हैं कि नहीं, तो वहां पे आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। फॉर श्योर आप ऑप्ट इन करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पासपोर्ट का क्या स्टेटस है। पासपोर्ट कलेक्ट करने के बारे कंफर्मेशन लेटर पर भी लिखा रहता है, एक पैराग्राफ वहां पे मेंशन्ड है, तो आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है पासपोर्ट कलेक्ट करने का या प्रीमियम डिलीवरी करवाने का। अभी जानवी अपना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करेगी जो उसके साथ हुआ यूएस आने के बाद यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ। तो स्टार्ट करो जानवी। तो यूएस में इंटर करने के बाद जब इमिग्रेशन के लिए आप जाते हैं तो जो वहाँ पे ऑफिसर था वो बहुत ही रूड बिहेवियर था उसका। वो ऐसे आपको मतलब इतने उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि आप थोड़ी देर के लिए तो आप खुद ही डर जाओगे कि मैंने क्या किया, मेरी कोई गलती भी नहीं है। प्लस वो जब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा H4 वीजा है, मेरे पास I-797 नहीं हो सकता है, उसका कॉपी था तुम्हारे पास या और मैं उसको बार बार शो करना चाह रही थी कि मेरे पास जो है वो फोटो कॉपी है, पर वो जो ऑफिसर था वो मुझसे ओरिजिनल मांग रहा था जो कि मेरे पास नहीं था। फिर मैंने उसको बाद में एक्सप्लेन करना भी चाहा कि मेरा H4 वीजा है जिसपे I-97 की कॉपी है पर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। पर वो इतना इतना धमकाने लगा या डराने लगा मेरे को कि मैं वही मेरा रोना निकलने वाला था, पर किसी तरीके से उसने मतलब फिर जो ऐसा कुछ बोला ना कि आर यू ट्राइंग टू फूल मी और समथिंग, ऐसा कुछ बोला था। हाँ, उसने डिपोर्ट यू, उसने 4 बार तो मुझे यही धमकी दे दी थी कि वो मुझे वापस रिपोर्ट कर देगा। पर और मैं उसको मतलब ही वाज थिंकिंग कि आई वाज मतलब मैं उसको बेवकूफ बना रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, पर मैं अपने आप को क्लैरिफाई करना चाह रही थी। आप वहां उनसे लड़ नहीं सकते हो क्योंकि इस समय वो अथॉरिटी में होते हैं और वो आपको 2 मिनट के अंदर वापस रिपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया में। तो मैं तो एकदम डर गई थी, पर किसी तरीके से मेरा मतलब उन्होंने वेरीफाई किया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना ये सब चीज़ों का, और उन्होंने मुझसे पूछा कि बैग में क्या क्या है, स्पाइस तो नहीं है, ये सब नहीं है, तो फिर जो आप कैरी कर रहे हैं उनको प्लीज़ वहाँ पे बता दें कि आप क्या क्या कैरी कर रहे हैं उनके स्टेट में। फिर मैं बस जैसे ही मेरा बॉर्डर क्रॉस, उन्होंने सिक्योरिटी वेरीफाई करने के बाद मैंने जैसे ही वो लाइन क्रॉस की, मैं बाहर निकली, मैंने इसको देखा, मैंने रोना चालू कर दिया कि ये मुझे वापस भेज देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, सिंस ये अकेले ट्रैवल कर रही थी और मैं पहले आ चुका था, तो मेरे पास I-797 का ओरिजिनल था और ये फोटोकॉपी कैरी कर रही थी, बट वो इमिग्रेशन ऑफिसर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अकेले ट्रैवल कर रही है और इसके पास ओरिजिनल नहीं हो सकता है, इसके पास कॉपी रहेगा क्योंकि ये एक डिपेंडेंट वीजा में है। तो वो समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, बट फाइनली कुछ हुआ नहीं। और इसने I-94 एक होता है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। आप जब भी यूएस में इंटर करते हैं वहाँ पे लॉग होता है, तो हमने I-94 में जाके चेक किया तो वहाँ पे सही से दिख रहा था, सही डेट दिख रहा था जब इसने यूएस में लैंड किया, वहाँ पे सब सही लॉग था। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। चलिए हम लोग के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं और अप्रोच जो हमने फॉलो किया जानवी का वीजा स्लॉट्स बुक करने के लिए। सो फर्स्ट था कि हमने पहले से बहुत प्लानिंग शुरू कर दी। हमारी शादी जनवरी के अराउंड फिक्स हो गई थी और हमारी शादी उस साल जुलाई की थी, तो हमने जनवरी में ही DS-160 फॉर्म भर दिया और इंटरव्यू का स्लॉट्स पैसा पे करके इंटरव्यू के स्लॉट्स हम लोग मॉनिटर करने लग गए। बट सिंस कोविड के बाद से इंटरव्यू स्लॉट्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो हमें रोज़ मॉनिटर करना पड़ता था। लाइक रोज़ हम 2-3 बार चेक कर सकते हैं। आप इसका भी ध्यान रखें कि आप ज़्यादा बार दिन में नहीं स्लॉट्स चेक कर सकते हैं, आप 2 से 3 बार ही चेक कर सकते हैं क्योंकि वो पोर्टल लॉक हो जाता है 72 आवर्स के लिए अगर आप ज़्यादा बार चेक करेंगे तो, या उसको ज़्यादा बार रिफ्रेश करेंगे तो। सो 2 से 3 बार चेक करें। तो प्लान अर्ली एंड फॉर्म वगैरह सब पहले भर दें एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉइंटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। पहला टिप ये रहेगा। दूसरा टिप अगेन रिलेटेड टू वीजा स्लॉट्स कैसे ढूंढें। जैसा मैंने बोला कि आप दिन में 2-3 बार रोज चेक करते रहें एंड देन उसके बाद कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे लोग हेल्पफुल हैं काफ़ी। वो पोस्ट करते हैं जब भी स्लॉट्स खुलता है तो वो पोस्ट कर देते हैं कि अभी बल्क स्लॉट्स ओपन हुआ है। तो हर फ्यू वीक्स में बल्क वीजा स्लॉट्स ओपन होता है H4 का एंड इवन फॉर अदर वीजा कैटेगरीज एज वेल। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप मॉनिटर कर सकते हैं और अपने से भी रोज चेक कर सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल लगा मेरे को, वहाँ पे लोग पोस्ट कर देते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल लगा। तो आपका ट्राई वेस्ट नहीं जाता है उस दिन का, तो आप कोई और टाइम पे चेक करके देख सकते हैं कि वीज़ा स्लॉट्स ओपन है कि नहीं। और जैसे स्लॉट मिले आप जस्ट क्लिक करके बुक कर ले, जहाँ भी मिल रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, क्योंकि स्लॉट्स मिलना इतना डिफिकल्ट है, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा लोकेशन में आपको चाहिए और वही मिले। तो जहाँ पे मिल रहा है, जैसे वैक का मिल रहा है, ओपन करके आप सेलेक्ट कर ले, कंफर्म कर ले, एंड इवन सेम फॉर इंटरव्यू के लिए भी। थर्ड टिप या ट्रिक बोल सकते हैं इसको कि DS-160 हमने जनवरी-फरवरी में फिल कर लिया था और हमारी शादी जुलाई की थी, तो वहाँ पे शादी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थे।
तो DS-160 आप मल्टीपल टाइम्स भर सकते हैं एनी टाइम बिफोर द इंटरव्यू। आपको बस ये करना है कि DS-160 दोबारा से सही से भरकर उसको वहां पे सबमिट करके कंफर्मेशन नंबर लेना है, और वो कंफर्मेशन नंबर को सही से आपको CGI पोर्टल में दोबारा से भर देना है। तो ये टिप है कि आप अपना DS-160 मल्टीपल टाइम्स फिल कर सकते हैं। ये रहा थर्ड टिप। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो तो जो है वो आपको हेल्प करे आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। विद दिस, अगर आपको DS-160 फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको वॉक थ्रू पूरा दे सकते हैं कि आप कैसे उसको भर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज शेयर करना तो मत ही भूलिएगा। और थैंक यू सो मच हमारी लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिखाने के लिए। ओके, बाय। बाय।